सुधी, यहाँ बैठी 3 घंटे से हिसाब के पन्ने उलट रही है। इधर आजा, जरा मेरा काम में हाथ बटा। अरे निर्मला, मुझे बताओ ना क्या काम है। वो पढ़ाई कर रही है, उसे पढ़ने दो ना। आप चुप रहिए भाभी। अरे बराबर की हो गई है, 2-4 काम कर लेगी तो घिस नहीं जाएगी। और कल को ससुराल जाना है इसे। जो ये कागज कलम कर रही है ना, वो काम नहीं आएंगे। काम वहां पर घर गृहस्थी चलाने के गुण ही आने वाले हैं। चाची आप नाराज मत होइए, मैं आ रही हूँ, बर्तन मैं मांज देती हूँ, आप माँ के ऊपर गुस्सा मत करिए। हाँ, तो जब पहली बार काम के लिए कहा था तब क्यों नहीं सुना? तुम दोनों माँ बेटी की आदत है, जब तक 4 बातें ना सुन लो बात समझ में नहीं आती। सुधी चाची के मुंह से खरी खोटी बातें सुनने के बाद अपनी किताबों को साइड में रखकर चाची के साथ रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। पता नहीं क्या दुश्मनी है इस निर्मला को मेरी बच्ची से। कभी इसे पढ़ते देख लेती है तो तुरंत घर के काम याद आने लगते हैं इस महारानी को। निर्मला और शांति देवरानी जेठानी थी। निर्मला देवरानी थी और शांति जेठानी। शांति के 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी सुधी और बेटा नीरज। वहीं देवरानी निर्मला के 2 बेटे थे जो भी काफी छोटे थे। निर्मला और शांति के पतियों का नाम दीपक और पीयूष था। एक तरफ जहां बड़ा भाई दीपक अंगूठा टेक था तो वहीं छोटा पीयूष 10वीं तक पढ़ा था। दोनों भाई मिलकर अपने पिता का पुश्तैनी व्यापार संभालते थे। शांति चाहती थी कि उसकी बेटी सुधी उसकी तरह अनपढ़ ना रहे, इसलिए वो हर संभव कोशिश करती कि किसी तरह उसकी बेटी पढ़ लिख जाए। लेकिन जाने क्यों उसकी देवरानी निर्मला को ये बात मंजूर नहीं थी। जब भी वो सुधी को स्कूल जाते या पढ़ाई करते देखती थी, उसके सीने पर सांप लौटने लगते थे। 2 दिन बाद, दीदी ये देखो, आप चाहती थी ना आप डॉक्टर बनो, ये देखो मैं आपकी तैयारी करने के लिए किताब लेकर आया हूँ। नीरज की दी हुई किताब को देखकर सुधी बहुत खुश हो जाती है। अब क्या देख रही हो दीदी, जाओ ना पढ़ाई करो। अभी नहीं, रात में सबके सोने के बाद मैं इससे पढ़ाई करूंगी। अभी अगर चाची ने किताब को देख लिया ना तो फिर से जल बुन जाएगी और जबरदस्ती मुझे किसी काम में लगा देंगी। बात तो तुम्हारी ठीक है दीदी, तुम इस किताब को संभाल कर रख लो। सुधी अब रातों में छुप छुप कर उस किताब से पढ़ाई करने लगी थी। एक दिन रात के 10:30 बजे। अरे ये पीछे स्टोर रूम की लाइट क्यों जली हुई है? मैंने तो कमरे में जाने से पहले इसे बंद किया था। निर्मला स्टोर रूम में जाकर देखती है तो पाती है कि वहां पर सुधी बैठकर पढ़ाई कर रही है। अच्छा जी, तो ये बात है। अब महारानी ने नया ठिकाना ढूंढ लिया है पढ़ाई करने के लिए। मैं अभी बताती हूँ इससे, इसकी किताब में ही आग लगा दूंगी। आज रात को ना रहेगी किताब, ना ये करेगी पढ़ाई। मेरे रहते हुए इसको कलेक्टर नहीं बनने दूंगी मैं। सुधी के जाने के बाद निर्मला दबे पहुंच जाती है और सुधी की किताब वहां से गायब कर देती है। अगले दिन, माँ मेरी किताब थी जिसे मैं स्टोर रूम में रखकर पढ़ाई कर रही थी, आपको कुछ पता है क्या? पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने पूरा स्टोर रूम देख लिया लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। नहीं बेटा, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। हो ना हो ये जरूर चाची का ही काम है। मेरी किताबों को देखकर उनके सीने पर ही सांप लौटते रहते हैं। तो रुक, मैं अभी उससे पूछ कर आती हूँ। आज मैं उससे पूछ कर ही रहूंगी कि उसको मेरी बेटी की किताबों से दिक्कत क्या है। जेठानी गुस्से में अपनी देवरानी के पास जाती है। निर्मला देख, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, सुधी की किताब वापस कर दे। एक तो वैसे ही इसके बाबूजी किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं देते। किसी तरह पाई पाई जोड़कर नीरज जिसके लिए वो किताब लेकर आया था। मुझे समझ में नहीं आता आखिर मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो तुम सबके सब। बिगाड़ा क्या है उसने तुम सबका? तुम अपने बेटे के साथ क्या करती हो क्या नहीं, मैंने कभी पूछा है क्या? मेरे बच्चों की जिंदगी में टांग अड़ाने वाली तुम होती कौन हो? भाभी आप मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रही हैं। आपने मुझे किताब हटाते हुए देखा है क्या? हाँ, फिर इतनी बड़ी बात आप कैसे कह सकती हैं आप? और मैं भी कोई चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। आने दीजिए आज बड़े भाई साहब को, उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि उनकी पीठ के पीछे उनकी पत्नी और उनकी बेटी क्या गुल खिला रही हैं। हाँ तो कोई पाप कर दिया है हमने? मेरी बेटी पूरा दिन घर का काम करती है, अब बेचारी रात में जाकर पढ़ाई कर रही है, तब भी तुझे परेशानी है। शांति और निर्मला अभी आपस में बहस कर रही थी कि इतने में शांति का पति दीपक घर आता है। अरे क्या हो गया? क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? जानती नहीं हो ये हमारे घर आने का समय है? चाय नाश्ता तो हमें कोई देने से रहा, ऊपर से घर को भिंडी बाजार बना रखा है। भाई साहब आज तो दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। आप ही बताइए, आपकी बेटी सयानी हो रही है, अगर मैं उसे घर के 2-4 काम करने के लिए कह भी देती हूँ तो उसमें बुराई क्या है? कल को उसे भी तो अपने ससुराल जाना है ना, क्या वहां पर उसको ये सब काम नहीं आएगा? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? अच्छी बात है, अच्छी तरह घर गृहस्थी के काम सिखाओ उसे। कल को दूसरे के घर जाकर हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। अरे 17 साल की बच्ची है वो, ये उम्र उसके घर के काम करने की नहीं बल्कि पढ़ाई लिखाई करने की है। क्यों मेरी बच्ची का भविष्य बिगाड़ना चाहते हैं आप लोग? तुम चुप रहो शांति, खुद तो तुम अंगूठा टेक हो और बातें ऐसी बड़ी बड़ी बना रही हो जैसे किसी जिले की कलेक्टर हो। अरे जैसे तेरी कट गई ना वैसे ही सुधी की भी जिंदगी कट जाएगी। अच्छा लड़का ढूंढेंगे इसके लिए, बाहर जाकर कमाने की नौबत ही नहीं आएगी। और छोटी ठीक है तो कह रही है, औरतों को घर गृहस्थी के काम में निपुण होना चाहिए। शादी के बाद कोई नहीं पूछता लड़के के पास कितनी डिग्री है। अरे कैसे बाप है आप? मैं कहती हूँ हम लोगों ने पढ़ाई नहीं करी तो इसका क्या मतलब कि हमारे बच्चे भी अनपढ़ ही रहे? हमें तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें। अरे हमारा समय कुछ और था और अब समय कुछ और है। अगर मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है तो इसमें आप लोगों को समस्या क्या है? देख रहे हैं ना भाई साहब, आप भाभी चाहते हैं कि ये सुधी उड़ना शुरू कर दे। अरे हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं स्कूल कॉलेज के नाम पर आजकल की लड़कियां जो कर रही हैं ना वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कल को कोई ऊंच नीच हो गई ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे हम लोग।
बेटियां घर की इज्जत होती है और घर में ही अच्छी लगती है। अरे नहीं कराना हमको डिग्री डिप्लोमा, बस इज्जत से अपने घर में बैठी रहे और समय आने पर अपने ससुराल चली जाए। हमें तो बस इतना ही चाहिए। आप ही बताइए, इन सब में मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? तुम चुप रहो शांति। निर्मला बिल्कुल सही कह रही है। वो हमारी बेटी की भलाई तो चाहती है, चाहे वो लाख डिग्री डिप्लोमा कर ले, लेकिन ससुराल जाने के बाद अगर कोई काम सही से नहीं कर पाई ना तो हम सबकी बदनामी होना तय है। तुम उसको बिगाड़ो मत। जेठ के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद निर्मला का साहस और बढ़ गया था। अब वो पहले से भी ज्यादा छोटी छोटी बातों के लिए सुधी को टोकने लगी थी। 2 दिन के बाद, सुधी कहाँ जा रही है तू? चाची स्कूल जा रही थी मैं। अरे बड़ी बेशर्म है तू। अभी 2 दिन पहले भाई साहब ने क्या कहा कि हमें नहीं पढ़ाना तुझे। चाची इस साल मेरी 12वीं है, कम से कम 12 तक तो पढ़ लेने दो मुझे। फिर बहस करने लगी तुम मुझसे? घर में इतने काम पड़े हुए हैं और ये महारानी मटकते हुए स्कूल के लिए निकल ली। अरे जब सारे काम मैं ही कर लूंगी तो तू सीखेगी कैसे? जाकर मुन्ने को देख, बुखार है उसे कल रात से। मेरा जीना मुश्किल कर रखा है उसने। अच्छा ठीक है चाची, जाती हूँ। थोड़ी देर बाद, अरे सुधी बेटा, तू तो स्कूल जा रही थी ना, फिर वापस कैसे आ गई? माँ, चाची ने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि मैं मुन्ने का ध्यान रखूँ। जब बाप को ही बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है तो बाहर वाले तो हावी होंगे ही। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरे बच्चे भी मेरी ही तरह जीवन भर अंगूठा छाप रह जाएंगे। उसी दिन शांति अपने भाई को फोन करती है। भैया, अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। अगर यही हाल चलता रहा ना तो ये लोग मेरी सुधी को पढ़ाई छोड़कर घर में बैठने पर मजबूर कर देंगे। इतनी होशियार है मेरी बेटी, मैं उसके सपनों को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती। आप मेरे ऊपर एक एहसान करेंगे? अरे बोलना बहना, तुझे क्या मदद चाहिए? मुझसे जो बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी को अपने यहाँ रख लें, ताकि उसे पढ़ाई लिखाई का माहौल मिल सके और वो अपने सपने पूरे कर सके। ठीक है बहना, मुझे कोई समस्या नहीं है। तुम सुधी को मेरे पास छोड़ सकती हो। रात में निर्मला अपने पति से कहती है, अरे मैं कहती हूँ प्रॉपर्टी के कागज ना जल्दी बनवा लो। सुधी अगर ज्यादा पढ़ लिख गई तो दिक्कत हो जाएगी। ये जो हमारा सपना है ना पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करने का, पापा जी का बिजनेस, ये मकान, ये सब अधूरा रह जाएगा। अरे भाग्यवान, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे काम कोई 2 पल में नहीं हुआ करते हैं, समय लगता है। देखो तुम बस अपनी तरफ से लगी रहो, जल्दी से जल्दी सुधी की पढ़ाई बंद कराओ ताकि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर सकूं। अगली सुबह शांति अपने पति से कहती है, सुनिए, शादी करने के लिए मैं मना तो नहीं कर रही हूँ ना, लेकिन समय आने पर ही तो सुधी की शादी करेंगे। आप पढ़ने दीजिए ना बच्ची को। आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपकी बेटी इतनी होशियार है और घर के काम सीखने से उसने कभी इनकार तो नहीं किया। सब कुछ कर रही है ना खुशी खुशी। तुम मुझे पट्टी पढ़ाने की कोशिश मत करो। मैंने कहा ना कि हमें लड़की को पढ़ाकर कलेक्टर नहीं बनाना है। लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख जाती है तो पति के सर पर चढ़कर नाचने लगती है। कल को रोज रोज उसके ससुराल से शिकायत आएगी तो कौन जीवन भर इस झंझट में फंसेगा। औरत जितनी कम पढ़ी लिखी होती है घर उतने ही अच्छे से चलता है। अब तो अपने आप को ही देख ले, काला अक्षर भैंस बराबर है तेरे लिए। लेकिन कोई कमी है क्या हमारी घर गृहस्थी में? घर परिवार बच्चे सब कितने अच्छे से संभाल लिया है तूने। शांति समझ चुकी थी कि पति को कुछ भी कहने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना। अगर यही बात है ना तो ठीक है, मुझे इस घर में रहना स्वीकार नहीं है। जो आदमी मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच सकता है, मुझे भी उसके साथ रहने का कोई शौक नहीं है। ये रही आपके घर की चाबियां, मैं जा रही हूं अपने मायके। अच्छा जा, मैं भी तो देखूं कितने दिन रखेगा तेरा भाई। 4 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। शांति अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके लौट गई थी। जेठानी के घर छोड़कर जाने के बाद देवर और देवरानी को तो खुला मैदान मिल गया था मनमानी करने के लिए। अरे वाह, भगवान ने तो हमारी सुन ली। हमारे रास्ते के तो सारे कांटे एक ही झटके में अपने आप ही बाहर हो गए। देखा आपने मेरी लगाई हुई आग का असर? जेठ जी ने अपने पत्नी और बच्चों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब इस समय बिल्कुल अकेले हैं वो। यही समय है, तुम जल्दी से कागज तैयार कराओ, उसके बाद हम लोग धोखे से जेठ जी का अंगूठा लगवा लेंगे। अरे उन्हें कौन सा 2 अक्षर भी पढ़ना आता है? काला अक्षर भैंस बराबर है उनके लिए। उन्हें तो चाहे जो बताकर साइन करवा लो, वो खुशी खुशी साइन कर देंगे। ठीक कहती हो भाग्यवान, भगवान भी हमारे साथ है। अब हमें इस प्रॉपर्टी का मालिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, 9 लाख हार बनवाऊंगा मैं तेरे लिए। बस एक बार ये व्यापार और ज़मीन जायदाद मेरे नाम हो जाए, इसके बाद सारे शौक पूरे करूंगा तेरे। अगले दिन, मम्मी आज छोले भटूरे बनाओ ना। जब से ताई जी गई है घर में ढंग का कुछ खाने को ही नहीं बन रहा है। चुप कर ताई जी के चमचे, सारा काम तेरी ताई जी तो करती थी। मैं तो यहाँ पूरा दिन बैठकर मक्खियाँ मारती हूँ ना। मम्मी आप हमेशा गुस्से में ही क्यों रहती हो? आप सुधी दीदी के ऊपर भी हमेशा गुस्सा करती थी, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई। अगर आप उनके ऊपर गुस्सा नहीं करती ना तो वो भी हमारे साथ ही रहती। कितना प्यार करती थी सुधी दीदी हम लोगों को। फिर तू यहाँ से जाता या नहीं है? आया बड़ा सुधी और ताई जी का चमचा। दाल चावल बनाकर रखे हुए हैं, चुपचाप से खा ले। छोले भटूरे खाने हैं साहब को। अरे भाग्यवान, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या बात कर रहे हो, काम हो गया क्या? हाँ ये देखो, ये सारे कागज मैं बनवा कर लाया हूँ। अब बस अंगूठा लगवाना रह गया है। भैया के अंगूठा लगाते ही पिताजी की दुकान, मकान, जमीन, जायदाद सिर्फ और सिर्फ हमारा हो जाएगा। अरे शुभ काम में देरी मत करिए आप, कल ही इस काम को अंजाम दे देते हैं।
निर्मला और पीयूष अब बस किसी तरह उस रात के बीतने का इंतजार कर रहे थे ताकि अगली सुबह वे लोग दीपक से कागजों पर अंगूठा लगवाकर प्रॉपर्टी के इकलौते मालिक बन सके। किसी तरह बेचैनी में रात बीत जाती है और अगली सुबह। जेठ जी, नाश्ते में क्या खाएंगे आप आज? आज ना मैं आपकी पसंद का ही नाश्ता बनाऊंगी। क्यों भाई, आज ऐसी क्या खास बात है? बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस ऐसे ही आज मेरा मन थोड़ा अच्छा है तो सोचा आज सबकी पसंद का खाना बना दूं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर गर्मा गर्म आलू के पराठे खिला दो, काफ़ी दिन से खाया नहीं है। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं भी आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ। निर्मला स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाकर जेठ के सामने परोस देती है नाश्ता करने के बाद। मज़ा आ गया वाकई, आज तो बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाया। अरे भैया, अच्छा हुआ कि आप यहीं मिल गए। वो क्या है ना, निर्मला का बैंक में अकाउंट खुलवाने जा रहा था तो उसके फॉर्म में 2 लोगों की साइन की ज़रूरत है। एक जगह आप साइन कर दीजिए, एक जगह मैं कर देता हूँ। साइन? लेकिन मैं तो अंगूठा लगाता हूँ ना छोटे। अरे भैया, कोई समस्या नहीं है, आप अंगूठा ही लगा दीजिए। दीपक जैसे ही उन कागजों पर अंगूठा लगाने चलता है कि सामने से उसकी पत्नी और बेटी घर में आते हुए नजर आते हैं। रुक जाइए, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं आप? जानते भी हैं इन कागजों में क्या लिखा है? हाँ, छोटे ने बताया ना, निर्मला का बैंक में अकाउंट खुलवाने के कागज है। और तू तो खुद अंगूठा टेक है, अब तू मुझे बताएगी कि कागजों में क्या लिखा है? हाँ, मुझे पता है कि मैं अंगूठा टेक हूँ, लेकिन मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, ये तो अंगूठा टेक नहीं है ना। बेटा सुधी, पापा के हाथ से कागज लेकर जरा पढ़कर सुनाओ, इन कागजों में क्या लिखा है। सुधी जैसे ही वो कागज अपने पिता के हाथ से लेती है, पीयूष और निर्मला पसीने पसीने हो जाते हैं। आपका मतलब क्या है भाभी? कहना क्या चाहती है आप? मैं जो कहना चाहती हूँ ना, वो अभी पता चल जाएगा। सुधी बेटा, जो इन कागजों पर लिखा है उसको पढ़कर अपने पापा को बताओ। सुधी उस कागज में लिखी हुई बात अपने पिता को पढ़कर सुनाती है। पापा, ये कोई बैंक की कागज नहीं है। इन कागजों के हिसाब से आप अपनी सारी ज़मीन जायदाद, दुकान का अपना हिस्सा सब चाचा के नाम कर रहे हैं। इस कागज़ में साइन करने के बाद इस मकान में और व्यापार में आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं रहेगी। सब अकेले मालिक चाचा चाची हो जाएंगे। क्या कह रही हो सुधी तुम ये? वो सही कह रही है। देख लिया आपने अपने भाई के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करने का नतीजा। अगर आज मेरी बेटी ना होती तो ये दोनों सारी प्रॉपर्टी हजम कर जाते। सोचा है उसके बाद क्या होता हम सबका। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं मानता हूँ कि मैंने हमेशा अपनी बेटी की पढ़ाई का विरोध किया, लेकिन आज इसी बेटी ने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। लेकिन ये तुम्हें पता कैसे चला? पापा, मिंकू ने कल रात को ही चाचा चाची को बात करते हुए सुन लिया था और फिर उसने उन कागज़ों की फ़ोटो खींचकर मुझे भेज दी थी। जैसे ही मैंने वो फ़ोटो देखी, मेरे पैरों के नीचे से तो ज़मीन निकल गई और मैं दौड़ते हुए माँ को लेकर यहाँ चली आई। मिंकू तो अभी छोटा बच्चा है, उसे चाचा चाची की बातों का सही सही मतलब समझ में नहीं आया था, लेकिन उसे इतना ज़रूर समझ में आ गया था कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है। इसके बाद दीपक को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि लड़का हो या लड़की, शिक्षा सबके लिए बहुत ज़रूरी होती है। और उसके बाद वो खुद भी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाकर पढ़ना शुरू कर देता है।